वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। राजधानी से काफी दूर उड़ने के बाद नेड एक छोटे से खुले मैदान में उतरा। उसने तुरंत अपने मालिक का रूप धारण कर लिया और अराबेल को दो एक जैसे ईदान दिखाई दिए। नेड, अपना रूप बदलो। जब अराबेल ने दो ईदानों को देखा तो वो चिल्लाई। नेड ने अविश्वास से अराबेल को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मालिक के साथी के साथ क्या हो रहा है। नेड, तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। अब से तुम हमारे साथ रहोगे, इसलिए तुम्हें एक अलग पहचान की जरूरत है। बिना इजाजत के मेरा रूप मत लेना, ईदान ने समझाया। ये समझते ही नेड ने तुरंत भूरे बालों और हरी आंखों वाले एक बिल्कुल नए युवक का रूप धारण कर लिया। वो ईदान से थोड़ा छोटा और दुबला पतला था। अच्छा, ईदान नेड के नए रूप से खुश था, जैसा कि अराबेल भी था। नेड, अपना रूप बदलो। जब अराबेल ने दो ईदानों को देखा तो वो चिल्लाई। नेड ने अविश्वास से अराबेल को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मालिक के साथी के साथ क्या हो रहा है। नेड, तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। अब से तुम हमारे साथ रहोगे, इसलिए तुम्हें एक अलग पहचान की जरूरत है। बिना इजाजत के मेरा रूप मत लेना, ईदान ने समझाया। ये समझते ही नेड ने तुरंत भूरे बालों और हरी आंखों वाले एक बिल्कुल नए युवक का रूप धारण कर लिया। वो ईदान से थोड़ा छोटा और दुबला पतला था। अच्छा, ईदान नेड के नए रूप से खुश था, जैसा कि अराबेल भी था। नेड, मुझे तंबू लगाने में मदद करो। ईदान ने बिना समय गंवाए तुरंत ही भंडारण से उपकरण निकालना शुरू कर दिया। नेड मदद करने के लिए खुश था और जल्द ही तंबू तैयार हो गया। नेड को ड्यूटी पर छोड़कर अराबेल और ईदान बिना कुछ कहे सोने चले गए। वो इतने थके हुए थे कि उन्होंने दूसरा तंबू लगाने की भी जहमत नहीं उठाई। अराबेल कोको को पकड़े हुए उसके साथ बिस्तर पर चली गई, एक अच्छी लड़की की तरह जिसे पहले ही कोई पुरस्कार मिल चुका हो। कोको भागी नहीं और पूरी रात मालकिन की बाहों में बिताई, उसे आराम करने और अच्छी नींद लेने में मदद की। स्लीपिंग बैग की गर्माहट और कोमलता महसूस करते हुए ईदान जैसे ही अराबेल के बगल में लेट गया, उसे तुरंत नींद आ गई। एक दंपत्ति के लिए जो 2 दिन पहले ही किसी दूसरी दुनिया में थे और जिन्होंने पिछले कुछ दिन प्रकृति के बीच कैंपिंग में बिताए थे, इस तरह की एक और रात रुकना एक परिचित बात हो गई है। अगली सुबह ईदान सबसे पहले जागा और उसे फिर से आश्चर्य का सामना करना पड़ा। इस बार उसने अराबेल को गले नहीं लगाया, जैसा कि उसने पिछली रात किया था जब उन्होंने शराब पीने के बाद साथ में बिताया था, और उसने कोको को अपनी छाती पर सोते हुए नहीं पाया था। इसके बजाय जब ईदान ने अपनी आंखें खोली तो उसका सामना एक बड़ी काली लोमड़ी से हुआ, जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी और अपना सिर उसकी छाती पर टिकाए हुए सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। ईदान चीखने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया और इस लोमड़ी से जुड़ाव महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये काली लोमड़ी कोई और नहीं बल्कि नेड ही थी, जिसने डोपलगैंगर्स के जंगल से काली लोमड़ी का रूप धारण किया था। काली लोमड़ी की आंखों में देखते हुए ईदान ने नेड की भावनाओं को महसूस किया, जो उनके अनुबंध के जरिए प्रेषित हो रही थीं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस समय नेड उसके स्नेह और ध्यान के लिए तरस रहा था। ईदान ने अपना हाथ उठाया और धीरे से लोमड़ी के सिर पर रख दिया, और लोमड़ी आंखें बंद करके मजे लेने लगी। ईदान उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और नेड खुशी से गुर्राया और अपनी बड़ी पूंछ हिलाने लगा। इस तथ्य के कारण कि नेड लगभग किसी भी प्राणी का रूप ले सकता था, ईदान के लिए उसकी असली पहचान समझना मुश्किल था। अब भी काली लोमड़ी के वेश में नेड को देखकर, जो एक साधारण पालतू जानवर की तरह स्नेह और देखभाल की मांग कर रहा था, ईदान को कुछ उलझन महसूस हुई। नेड के बालों को थोड़ा और झकझोरने के बाद ईदान ने स्टेटस की जांच करने का फैसला किया। स्थिति: नाम ईदान फेन, लिंग पुरुष, आयु 19 वर्ष, जाति मानव, पार्टनर अराबेल मॉर्गन, स्नेह 67%, साधना पथ सिस्टम होस्ट, प्रणाली सर्वोच्च पति प्रणाली, सर्वोच्च पत्नी प्रणाली के साथ समन्वित, सिस्टम दुर्लभता महाताव्य प्लस, विशिष्ट विशेषता 1, शीर्षक सर्वोच्च आंशिक रूप से सीलबंद, अनुपलब्ध, आवश्यक योग्यताएं।
विशिष्ट विशेषता 2, युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान, वर्तमान में 50%, बदलना, मुख्य आंकड़े, स्तर 25+, अवरुद्ध, शक्ति 238, सहनशीलता 242, निपुणता 239, बुद्धि 283, मन 363, अतिरिक्त आंकड़े, पागलपन ऊर्जा 500, क्षमताएं, मानसिक संबंध, अरेबेल मॉर्गन, कटिंग स्तर 2, खाना पकाना स्तर 2, पहचान की आंख, बेसिक स्तर, समन, अवतार, व्यापार 1428 SP, रक्तवंशयोग, मानव, मुख्य, स्वर्णपद, स्लॉट 1, अल्फा फायर सहायक, गोल्डन रैंक प्लस, स्लॉट 2, अनुपलब्ध, रसायन विज्ञान, रक्त सार अमृत सरलीकृत, पशुओं को वश में करना प्लस, अनुबंधित जानवर, 1 स्टार, परफेक्ट डोपलगैंगर, 2 स्टार, अनुपलब्ध। पहली नजर में ईदान की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं दिखे थे। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई थीं। सबसे पहले अराबेल के प्रति ईदान का स्नेह 67% तक पहुंच गया था और 75% के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। ईदान सोचने लगा कि अराबेल का स्नेह इस आंकड़े का कितना प्रतिशत है। उसे खास तौर पर यह जानने में दिलचस्पी थी कि किसका स्नेह ज्यादा है, उसका या उसका। दूसरी बात जिसने ईदान का ध्यान खींचा वो थी पार्टनर को आंकड़ों के हस्तांतरण का प्रतिशत। 50% तक पहुंचने के बाद ये सूचक बदलना बंद हो गया और लगभग 50% पर ही बना रहा। लेवल वृद्धि के बाद शीर्षक या विशिष्टता में कोई बदलाव नहीं आया, कुछ भी गायब नहीं हुआ और कुछ भी नया नहीं आया। उनका लेवल बढ़कर 25 हो गया है। 20 लेवल तक पहुंचने के बाद ईदान और अराबेल पहले ही कई कार्य पूरा कर चुके हैं, जिनमें विश्व खोज का एक हिस्सा भी शामिल है। इसलिए उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि आरोहण परीक्षण के बाद उनका लेवल इतनी तेजी से बढ़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि यदि सिस्टम ने इस प्रमोशन को ब्लॉक नहीं किया होता तो वो आसानी से लेवल 30 तक पहुंच सकते थे। खैर, सिस्टम बेहतर जानता है। ईदान ने अपने लेवल को देखते हुए सोचा। लेवल में 5 अंकों की वृद्धि के साथ उनके बुनियादी आंकड़े काफी बढ़ गए हैं। प्रत्येक में लगभग 50 अंकों की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों को देखकर ईदान के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि वो कितने मजबूत हो गए हैं। मुख्य आंकड़ों के बाद एक नया आइटम है जो पहले मौजूद नहीं था। इस रंकी में केवल एक आंकड़ा, पागलपन ऊर्जा, 500 आंकड़े के साथ प्रदर्शित होता था, जो अन्य मुख्य आंकड़ों से काफी अधिक था। ईदान ने पागलपन की ऊर्जा के मुद्दे को बाद के लिए स्थगित करने का फैसला किया और अपनी स्थिति का अध्ययन करना जारी रखा। उनकी क्षमताओं में कोई बदलाव नहीं आया है, यहाँ तक कि उनकी क्षमता का स्तर भी अपग्रेड से पहले जैसा था वैसा ही बना हुआ है। अंत में उन्होंने सिस्टम के कार्यों पर ध्यान दिया। उनके और अराबेल के लिए पहला उपलब्ध फंक्शन ट्रेड था। उनके पास सिस्टम पॉइंट्स की कुल संख्या अब लगभग 1500 थी। कुछ और खरीदारी करने पर इस राशि में से कुछ नहीं बचेगा और इन खरीदारियों के बिना कोको के लिए मिठाई के 14 पैकेट खरीदने के बाद कुछ नहीं बचेगा। ईदान को सिस्टम पॉइंट्स की पूर्ति का एक स्थिर और प्रचुर स्रोत ढूंढना था। ट्रेड फंक्शन में कई आकर्षक और जरूरी चीजें थीं, लेकिन पॉइंट्स की कमी ही इस जोड़े को उन्हें खरीदने से रोक रही थी। इससे पहले कि ईदान का ध्यान अगले कार्य पर जाता, जिसे उन्होंने पहले आरोहण परीक्षण को सफलतापूर्वक पार करने और पहली रक्त रेखा प्राप्त करने के बाद खोजा था, अराबेल जागने लगा। कोको आखिरकार आजाद होकर बिजली की तेज रफ्तार से तंबू से बाहर भागी। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वापस लौटना जरूरी था। हमें अकेला छोड़ दो, ईदान ने नेड से कहा, जो कुछ हद तक नाखुश तो था, फिर भी उठा और अनिच्छा से तंबू से बाहर चला गया, जिससे उसका मालिक और उसका साथी अकेले रह गए। नेड के चले जाने के बाद ईदान का पूरा ध्यान अराबेल पर चला गया, जो पहले से ही जाग रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। गुड मॉर्निंग, ईदान ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए कहा। आप भी डैन, अराबेल ने उत्तर दिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ईदान ने पूछा। कहना मुश्किल है। अराबेल पक्की तौर पर नहीं कह पा रही थी कि वो ठीक है या नहीं। लगता है साइड इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन ये तो शरीर है। उफ। पूर्ण आराम के बावजूद अराबेल के शरीर में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था, हालांकि कल जितना नहीं। जब ईदान की आंख खुली तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसके अनुमान के अनुसार पूरी तरह ठीक होने में अभी कई दिन और लगेंगे।
अपना समय लो, थोड़ा आराम करो, उन्होंने अराबेल को सलाह दी। अराबेल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ईदान ने उसके हाव भाव से अंदाजा लगा लिया कि वो अभी उठने वाली नहीं है। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि पागलपन की ऊर्जा का दुष्प्रभाव गायब हो गया है। ईदान सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ बिना किसी निशान के गुजर सकता है। ज्यादा संभावना है कि कोको की क्षमता का शांत प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है और अराबेल अभी भी ठीक महसूस कर रही है। ये संभावना नहीं है कि ये प्रभाव बिना किसी विशेष कारण के प्रकट होगा। अराबेल को आराम करने के लिए छोड़कर ईदान शेष सिस्टम कार्यों की जांच करने के लिए वापस आ गया। रक्त रेखा प्लस, मानव मुख्य, स्लॉट 1 अल्फा ऑफ फायर सहायक, गोल्डन रैंक प्लस, स्लॉट 2 अनुपलब्ध। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे जैसे ईदान का स्तर बढ़ता गया, उसकी मुख्य मानव वंशावली एक नए पद पर पहुंच गई और गोल्डन बन गई। हालांकि अल्फा ऑफ फायर वंशावली का पद वही रहा। अधिक ध्यान से देखने पर ईदान ने एक प्लस चिन्ह देखा जो अल्फा ऑफ फायर वंश के नाम के आगे दिखाई दिया। जब उन्होंने ये देखा और साइन पर क्लिक किया तो एक अतिरिक्त विंडो खुल गई। क्या रक्त रेखा, अल्फा ऑफ फायर सहायक, पहला रूप अग्नि के अल्फा में परिवर्तन, रैंक गोल्डन, विवरण ये क्षमता मेजबान को रहस्यमयी और शक्तिशाली अल्फा ऑफ फायर जाति में रूपांतरित होने में सक्षम बनाती है। इस परिवर्तन के दौरान मेजबान की सभी विशेषताएं उसके वंश के रैंक के अनुरूप हो जाती हैं, यहाँ तक कि स्वर्ण रैंक तक। अग्नि से संबंधित सभी क्षमताओं की समझ और निपुणता एक स्तर तक बढ़ जाती है। दूसरा रूप ज्वाला आत्मा परिवर्तन, रैंक प्रथम सर्कल, शीर्षक आग का बच्चा, विवरण ये ज्वाला आत्मा का एक विशेष रूप है। परिवर्तन के दौरान मेजबान की सभी विशेषताएं 20% बढ़ जाती हैं और अग्नि स्रोत की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें अतिरिक्त बूस्टर भी मिलता है। इसके अलावा मेजबान की क्षतिपूर्ति, मान और सहन शक्ति की गति बहुत तेज हो जाती है और ये गति अग्नि स्रोत की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। परिवर्तन आवश्यकताएं, ज्वाला आत्मा परिवर्तन केवल अग्नि के अल्फा के रूप में उपलब्ध है और यदि पास में अग्नि स्रोत है। क्षमता, लाभांक, रूपांतरण आवश्यकता, ज्वाला आत्मा परिवर्तन केवल अग्नि के अल्फा के रूप में उपलब्ध है और यदि पास में अग्नि स्रोत है। ईदान ने आखिरकार अपनी अल्फा ऑफ फायर वंशावली पर नियंत्रण पा लिया और इसके साथ ही उसे अतिरिक्त जानकारी भी मिली। अब अल्फा ऑफ फायर जाति में सामान्य परिवर्तन के अलावा उसका एक दूसरा रूप भी है, फ्लेम स्पिरिट का रूप। क्या पहला घेरा एक रैंक है? ईदान ने सोचा। उसके अग्नि वंश के अल्फा वंश में पहले से ही गोल्डन रैंक थी और अब वो इस नई रैंक से कैसे निपटेगा? एक होस्ट फ्लेम स्पिरिट रूप आपके अल्फा ऑफ फायर वंश से निकटता से जुड़ा एक विशेष और अनोखा रूप है। इस रूप की मूल रैंक हमेशा आपके वंश के रैंक के अनुरूप होती है। हालांकि फ्लेम स्पिरिट का अपना रैंक ये निर्धारित करता है कि परिवर्तन के दौरान होस्ट को अग्नि स्रोत से कितना लाभ और बढ़त मिलेगी। रैंक जितनी ऊंची होगी, होस्ट के मूल आंकड़े और क्षति प्रतिपूर्ति दर, मान और सहन शक्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। अब जाकर ईदान को ये एहसास हुआ कि ज्वाला आत्मा के रूप में रूपांतरित होने के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक थीं। सबसे पहले ईदान को अग्नि के अल्फा रूप में होना चाहिए। दूसरा, उसे अग्नि स्रोत की आवश्यकता है। ईदान को एहसास हुआ कि इस स्रोत के बिना वो दूसरा रूप धारण नहीं कर पाएगा। अग्नि स्रोत क्या है? उसने सिस्टम से पूछा। होस्ट अग्नि स्रोत कोई भी चीज हो सकती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में अग्नि ऊर्जा हो। ये जंगल की आग, सक्रिय ज्वालामुखी, लावा, अग्नि तत्व के जानवर, अग्नि रत्न और इस तत्व से जुड़ी हर चीज हो सकती है। आपका अग्नि आत्मा रूप अपनी शक्ति अग्नि स्रोत से प्राप्त करता है, इसलिए सिस्टम इस सांचे का उपयोग बिना किसी अच्छे अग्नि स्रोत के करने की सलाह नहीं देता है। इसके बिना ज्वाला आत्मा रूप परिवर्तन का समर्थन करने के लिए स्वयं होस्ट की ऊर्जा पर निर्भर करेगा। मेरी अपनी ऊर्जा? ईदान ने पूछा। क्या मतलब है? आपकी जीवन शक्ति मेजबान, अग्नि स्रोत के बिना ज्वाला आत्मा का रूप आपके जीवन काल को नष्ट कर देगा। ईदान ये सुनकर चौंक गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने बस अपना सिर हिला दिया। सब कुछ सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और ईदान सही था। उसका नया रूप बिना किसी खतरे के नहीं था। एक अच्छे अग्नि स्रोत के बिना उसका नया रूप व्यवहारिक तौर पर बेकार था।
इसके अलावा ये रूप उसके अल्फा ऑफ फायर वंश से संबंधित था और जैसे जैसे उसका पद बढ़ता गया, अगर वो अपने वंश की रैंक बढ़ाने का कोई तरीका नहीं खोज पाया तो ये और भी कम प्रभावी होता जाता था। तुम क्या कर रहे हो? अराबेल ने अचानक पूछा, जिससे ईदान अपनी कल्पना से चौंक गया। मैं अपना स्टेटस देख रहा था, उसने जवाब दिया, ब्लड लाइन फंक्शन विंडो को बंद करते हुए और अपनी नजरें अराबेल की ओर घुमाते हुए। उसकी नजरों से मिलते ही अराबेल को लगा जैसे उसके अंदर कुछ फिर से हलचल मचा रहा है और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं। इन ख्यालों से अराबेल का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने ईदान से नजरें नहीं हटाईं, बल्कि उसकी नजरें और तेज हो गईं। ईदान को उस नजर से थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या तुमने अपना स्टेटस चेक किया है? उसने अराबेल से पूछा। नहीं, अभी नहीं, अराबेल ने बिना नजरें घुमाए उत्तर दिया। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, अराबेल ने फुसफुसाते हुए कहा। अंततः उसे एहसास हुआ कि पागलपन ऊर्जा का दुष्प्रभाव अभी उससे दूर नहीं हुआ है। अपनी ताकत जुटाते हुए अराबेल ने अपनी आंखें बंद कर ली, ईदान से नजरें हटा ली और शांत होने की कोशिश करते हुए सांस लेने के व्यायाम करने लगी। ऐसा लगता है, ईदान ने उससे सहमति दी। ईदान को जिज्ञासा हुई, पागलपन की ऊर्जा के नए अतिरिक्त आंकड़े के अलावा दूसरे आरोहण परीक्षण को पार करने के बाद उन्हें वास्तव में क्या मिला था। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उन्हें अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने के बारे में बता रहा था, लेकिन किसी कारणवश सिस्टम ने परीक्षण की सभी यादों को मिटाने का फैसला किया। ईदान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन यादों के बिना उनकी मानसिक शक्तियों में सुधार कैसे हो सकता है। पहले आरोहण परीक्षण ने ईदान और अरबेल के लिए सर्वोच्च रक्तरेखा प्रणाली से जुड़े रक्तरेखा कार्य को प्राप्त करने की संभावना खोल दी। इसकी बदौलत वे अपनी मानव रक्तरेखा को मुख्य बनाए रखने और औषधि लेने के बाद प्राप्त सहायक रक्तरेखा प्राप्त करने में सक्षम हुए। जैसा कि उन्होंने महसूस किया, इस कार्य के बिना वे अपनी मानव वंशावली को हमेशा के लिए खो देते तथा उसकी जगह औषधियों से प्राप्त वंशावली ले लेते। हालांकि जैसा कि कहावत है, मक्खन में मक्खी, उनके पहले आरोहण परीक्षण में भी यादाश्त से जुड़ी एक कमी थी। अपनी यादाश्त की समस्याओं के कारण ही ईदान और अरबेल अपनी नई वंशावली को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। फिलहाल ईदान इस समस्या से निपटने में कामयाब हो गया है, जबकि अरबेल अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। लेकिन इससे पहले कि वे पहले आरोहण परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर पाते, सिस्टम ने उन्हें दूसरे आरोहण परीक्षण के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए दंपति को पागलपन की ऊर्जा की परीक्षा पास करनी थी, जिसे ईदान ने अपनी सहायक वंशावली के माध्यम से अवशोषित किया और इस ऊर्जा को अपने ग्रहलोक में वापस लाया। दूसरे आरोहण परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद दंपति को फिर से परेशान करने वाली यादें ताज़ा हो गईं। इस बार सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से मिटाने का फैसला किया। ईदान ने सिस्टम से एक प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। सिस्टम, अतिरिक्त आंकड़ों के अलावा आरोहण परीक्षण पास करने से हमें क्या विशिष्ट परिणाम मिले? मेजबानों, आप दोनों ने दूसरा आरोहण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। परिणाम स्वरूप आप दोनों पागलपन की ऊर्जा के अनुकूल होने में सक्षम हो गए और यहाँ तक कि इसे हेरफेर करने की क्षमता भी प्राप्त कर ली। सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि आप पागलपन की ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करने से बचें जब तक कि आप परीक्षण के दौरान अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। इसके अलावा आपकी मानसिक क्षमता भी कम हो गई है। हालांकि आपकी वर्तमान स्थिति में स्मृतियों के हट जाने के कारण ये आकलन करना कठिन है कि आपकी मानसिक शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है और उसकी सीमाएं क्या हैं। इस स्तर पर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका स्तर ऊपर जाएगा, आप ये आकलन कर पाएंगे कि आपकी मानसिक क्षमताओं में कितना सुधार हुआ है और उनकी सीमाएं क्या हैं। सिस्टम की व्याख्या सुनकर ईदान की भौहें तन गईं। हालांकि इससे पहले कि वो अपना सवाल पूछ पाता, किसी चीज ने उसका ध्यान भटका दिया और वो भूल गया कि वो क्या पूछना चाहता था। लाख कोशिश करने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था। ईदान जब ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि क्या हुआ है, कोको तंबू में दाखिल हुई। उसके पीछे एक काली लोमड़ी का सिर दरवाजे पर दिखाई दिया, जो चुपचाप से अंदर क्या हो रहा है ये देख रहा था। कोको तुरंत ईदान के पास पहुंची और अपने पंजे फैलाने लगी। उलझन में ईदान ने कोको की ओर देखा और पूछा, क्या? और तुरंत उसके साथ मानसिक संपर्क स्थापित किया। भुगतान करो, भुगतान करो। भुगतान की मांग करके एक छोटी बच्ची जैसी आवाज सुनाई दी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही पैसे नहीं दे दिए? ईदान ने हैरानी से पूछा। उसे यकीन था कि उसने कल ही पैसे दे दिए थे। कोको एक नए अनुरोध के लिए एक नया शुल्क मांग रही है डैन, अरबेल ने समझाने का फैसला किया। अरबेल के शब्दों से ईदान को समझ आ गया कि कोको अरबेल के पास जाने से पहले ही कैंडी लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो उसके पास जाएगी, अरबेल उसे पकड़ लेगी और फिर से गले लगा लेगी। ईदान ने सोचा, इस छोटी बच्ची का दिमाग मिठाई के मामले में बहुत तेज है। उसने एक कैंडी निकाली और कोको को दे दी। कोको खुशी से कैंडी लेकर अरबेल के पास गई। जैसे कि उसने उम्मीद की थी, अरबेल ने उसे पकड़ लिया और गले लगा लिया। कोको के हस्तक्षेप से ईदान पूरी तरह से भ्रमित हो गया।
ये देखकर कि छोटी लोमड़ी को भगाया नहीं गया है, नेड एक काली लोमड़ी का रूप धारण करके धीरे धीरे तंबू में घुस गया, ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी ये हरकत ईदान और अरबेल की नजरों से नहीं बच सकी। इधर आओ नेड, ईदान ने पुकारा, और जब नेड ने अपना नाम सुना तो वो तुरंत सक्रिय हो गया और मास्टर की ओर दौड़ पड़ा। अरे अरे जरा रुको, आउच! ईदान चिल्लाया। अचानक हुए आक्रमण से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। आखिरकार नेड कोई सामान्य जानवर नहीं था, बल्कि गोल्डन रैंक का जानवर था, बिल्कुल ईदान की तरह। शांत होकर नेड ईदान के बगल में लेट गया और उसकी ओर ऐसी निगाहों से देखने लगा जैसे वो उसे सहलाना चाहता हो। अरबेल ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा। ईदान ने मना नहीं किया और नेड के बालों को खींचने लगा, साथ ही साथ उसे सहलाने लगा। नेड आंखें बंद करके खुशी से गुर्राने लगा। ये देखकर अरबेल को अजीब सा एहसास हुआ। न जाने क्यों उसे जलन होने लगी। कोको की क्षमता के शांत प्रभाव के बावजूद किसी तरह उसे काली लोमड़ी का गला घोटने की इच्छा हुई। ये केवल उसकी इच्छा शक्ति और कोको की मदद के कारण ही संभव हो पाया कि अरबेल ने खुद को संयमित रखा और नेड पर हमला नहीं किया। अपनी आंखें बंद करके और अपना चेहरा कोको के मुलायम फर पर दबाकर वो मन ही मन चिल्लाने लगी, शांत होने की कोशिश करने लगी और अपने सिर में घूम रहे पागल विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। लोमड़ी का गला घोटने की इच्छा के साथ ही उसके मन में अजीबोगरीब तस्वीरें उभरने लगी जो उसकी कल्पना से परे थी। इससे उसे चक्कर आने लगा और नाक से खून बहने लगा। भाड़ में जाओ, और बेल चिल्लाई, इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण, जिसने तंबू में सबका ध्यान आकर्षित किया। कोको का फर खून से लथपथ हो गया और अरबेल की आंखें क्रोध से लाल होकर ईदान और नेड को घूरने लगी। अरबेल की आंखों में मारने की अदम्य इच्छा चमक उठी, जिससे ईदान और नेड में सिहरन दौड़ गई। ईदान को यह एहसास हुआ कि स्थिति खतरनाक मोड़ ले रही है, इसलिए उसने नेड को वापस उसके स्तर पर बुला लिया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव के कारण अरबेल को नेड से इतनी ईर्ष्या होगी। ईदान को भी नेड को सहलाते समय थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था और उसके लिए ये समझना कठिन हो गया कि वो इस जीव से कैसे संबंध बनाए। लिम्बू में ईदान ने अरबेल की प्रभुत्वा प्रधान प्रवृत्तियों को नोटिस किया था, लेकिन तब वे इतनी स्पष्ट नहीं थी। दूसरे आरोहण परीक्षण की शुरुआत से पहले ही उसने उसे साफ साफ कहते हुए सुना था कि वो सिर्फ उसका है। हालांकि अब परीक्षण के बाद पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव के तहत ये प्रभुत्वा प्रधान प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो गई है। ईदान ने महसूस किया कि उसे जल्द से जल्द अरबेल को इस दुष्प्रभाव से मुक्त करना होगा। ये न केवल नेड के लिए बल्कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। जैसे ही नेड काली लोमड़ी के रूप में गायब हुआ, अरबेल का मूड थोड़ा सुधर गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब उसने ईदान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिससे ईदान असहज हो गया। बेले, क्या तुम ठीक हो? ईदान ने सावधानी से पूछा। नहीं डैन, आप खुद देख सकते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, अरबेल ने जवाब दिया। एक तरफ वो मुस्कुरा रही थी, दूसरी तरफ ये स्पष्ट था कि वो इस स्थिति से जूझ रही थी। कोको, जो उस वक्त अरबेल की बाहों में थी, आंसुओं से जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मालकिन के साथ क्या हो रहा है। कोको पहले अरबेल के बारे में अच्छी राय रखती थी, लेकिन इस घटना के बाद वो उससे डरने लगी और उसने सोचा कि उसका मालिक मालकिन से कहीं बेहतर है। ईदान ने खुद को संभाला, धीरे से अरबेल को गले लगाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसी समय अरबेल की बाहों में जकड़ी कोको उनके बीच फंस गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपना सिर छुड़ाया ताकि उसका दम घुट न जाए। ईदान ने अरबेल को गले लगाया और उसके बालों को प्यार से सहलाया। आखिरकार भावनाओं का ये उभार तब शुरू हुआ जब अरबेल ने ईदान को नेड को सहलाते देखा, इसलिए उसने उस पर थोड़ा ध्यान देने का फैसला किया। डैन, क्या तुम मुझे अपना पालतू समझते हो? अरबेल ने अचानक ईदान की बाहों में लेटकर आंखें बंद करते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, आप मेरी मंगेतर हैं, ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। और इन शब्दों को सुनकर अरबेल ने तेजी से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। जिस तरह से ईदान ने आत्मविश्वास से और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी मंगेतर कहा, उसने अरबेल पर विशेष प्रभाव डाला। ईदान ने पहले भी दूसरों को बताया था कि वो उसकी मंगेतर है, लेकिन उसकी बातों में हमेशा एक अनिश्चितता रहती थी। आखिरकार तब वे आधिकारिक तौर पर जोड़े नहीं थे, बल्कि उस स्थिति में बस दो परिचित थे जो सिस्टम की वजह से इस झंझट में फंस गए। किसी वजह से अरबेल ईदान के इस कबूलनामे से बहुत खुश थी कि वो उसकी मंगेतर है। वो खुद को खुश होने से नहीं रोक पाई और पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव से नेड के प्रति उसकी अचानक भड़की ईर्ष्या अब कम होने लगी थी। उसकी अजीब सी मुस्कान एक और भी ज्यादा खुशी भरी मुस्कान में बदल गई। नजरें नीची करके उसने अपना चेहरा ईदान की सीने में गड़ा दिया और उसके बाद उसके अंदर से निकल रही जानलेवा वासना की लहरें गायब हो गईं। कोको और ईदान दोनों ने राहत की सांस ली और फिर एक दूसरे को देखा। कोको, सब्र रखो, मैं इसके लिए तुम्हें एक अतिरिक्त कैंडी दूंगा, ईदान ने मानसिक संपर्क के जरिए कोको से बात करते हुए कहा। जब कोको ने कैंडी शब्द सुना तो वो तुरंत खुश हो गई।
कुछ देर और लेटे रहने के बाद आखिरकार अराबेल शांत हो गई। उसे ईदान की बाहों में बहुत सुकून महसूस हो रहा था और कोको को गले लगाते हुए उसने अपनी अनोखी क्षमता का इस्तेमाल किया। क्या तुम शांत हो गए हो? ईदान ने पूछा और अराबेल ने जवाब में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि तुमने नेट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन मैं ये जरूर कह दूं कि मैं खुद भी हाल ही तक ये तय नहीं कर पाया था कि उसके साथ कैसा व्यवहार करूं। ईदान ने नेट के बारे में अपनी राय साझा करते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि इससे अराबेल को बेरा के प्रति अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। अब जाकर मुझे समझ में आया है कि वो असल में कौन है। मैं पहले उसे एक पागल और परफेक्ट हमशक्ल समझता था, लेकिन अब एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने और कुछ देर बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसका दिमाग उस बच्चे जैसा है जो अभी अभी अपने घर से बाहर अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, और एक ऐसे बच्चे जैसा है जो नई अनुभूतियों के लिए तरसता है। अराबेल ने ईदान की बात ध्यान से सुनी और उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द बेरा के बारे में उसकी टिप्पणियों और उनके अनुबंध के माध्यम से उसे प्रेषित भावनाओं से मेल खाते थे। क्या तुम्हें याद है कि जेमिनिया को किट्टी से कितना लगाव था और वो उसे कितना लाड प्यार करती थी? हाँ, मुझे याद है, अराबेल ने उत्तर दिया, ये समझते हुए कि ईदान क्या कहना चाह रहा था। बेरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको स्वयं ये महसूस करना चाहिए था। ईदान ने भी, जैसा कि अराबेल ने उम्मीद की थी, इस बात पर ध्यान दिया। अराबेल ने कहा, वे उससे ईर्ष्या करते थे। हाँ, न केवल नेट और बेरा बल्कि वहाँ मौजूद सभी हमशक्ल किट्टी से ईर्ष्या करते थे। और फिर जब किट्टी ने नीमो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया तो उसने उसे भी बिगाड़ना शुरू कर दिया। अराबेल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। इसी समय बेरा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किट्टी जैसा अनुभव करना चाहती थी, पहले अपने पूर्वज से और फिर नए मालिक से। बेरा और नेड, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, ईदान और अराबेल का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन वे उन्हें नीमो की किट्टी से अलग नजर से देखते थे। किट्टी के विपरीत मानव रूप धारण करने की होने के कारण उन्हें एक छोटे जानवर के रूप में देखना मुश्किल था। तभी कोको वहां आ गई और ये देखने के बाद कि हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वे भी उससे ईर्ष्या करने लगे। ईदान ने उस छोटी लोमड़ी की ओर देखते हुए कहा। नेड और बेरा बच्चों की तरह हमारा ध्यान और थोड़ा लाड़ प्यार चाहते हैं। ईदान अराबेल ने कहा, मुझे लगता है कि हम उन्हें कम से कम यही तो दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये अनुबंध की वजह से है या डोपलगैंगर स्वभाव से ही ऐसे हैं, लेकिन अनुबंध की वजह से आपने खुद भी ये महसूस किया होगा। उनकी वफादारी और हम पर भरोसा लगभग असीम है। वे हमें कभी धोखा नहीं देंगे और कोई भी मांग पूरी करने को तैयार है, चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। अराबेल ईदान से पूरी तरह से सहमत थी, और हालांकि ये उसके लिए आसान नहीं था, वो अपने विचारों पर पुनर्विचार करने और अपनी पूर्व दुनिया के पुराने पूर्वाग्रहों को त्यागने के लिए तैयार थी। वैसे तुम्हारा वंश कैसा है? उसने पूछा। ओह, ये ठीक है, सचमुच बहुत अच्छा है, ईदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मुझे अग्नि के अल्फा में बदलने में कोई समस्या नहीं होगी। बस अफसोस की बात है कि आरोही परीक्षण के बाद मेरे वंश का दर्जा नहीं बढ़ा। ओह, ये सचमुच अद्भुत है, अराबेल ने अपना सिर उठाकर ईदान की ओर देखते हुए कहा। अपने वंश पर नियंत्रण पाने के बाद ईदान सचमुच बदल गया। उसका चेहरा ज्यादा आकर्षक हो गया, लेकिन उसके पुराने रूप के लक्षण अब भी पहचाने जा सकते थे। हालांकि सबसे ज्यादा बदलाव उसके शरीर में आया। ये समझ नहीं आ रहा था कि इन परिवर्तनों का कारण क्या था। क्या ये अल्फा अग्नि वंश पर नियंत्रण था, या ज्वाला आत्मा रूप की प्राप्ति, या आरोही परीक्षण उत्तीर्ण करना? शायद ये सब एक साथ है। हे, अराबेल मुस्कुराई और ईदान की बाहों में सिमट गई। उसने उसके नए शरीर को घबराहट से महसूस किया और ये एहसास उसे फिर से उत्तेजित करने लगा था। दुष्प्रभाव ने फिर से खुद को महसूस किया। अराबेल के विचारों को अश्लील शब्दों से भर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके सिर में खून दौड़ गया। थोड़ा और अराबेल की नाक से फिर से खून बहने लगेगा। ठीक है, लांगत है, फिर से नहीं, ईदान में अराबेल की हालत में अचानक बदलाव को देखते हुए झुंझलाहट के साथ कहा। अराबेल को इस दुष्प्रभाव से मुक्त करना आसान नहीं होगा, ईदान ने सोचा। अराबेल को होश में आने में कुछ समय लगा और अंततः दंपति ने खड़े होने का निर्णय लिया। ईदान सबसे पहले तंबू से बाहर निकला और नाश्ता बनाने के लिए आग जलाई और साथ ही खाना पकाने का अभ्यास भी किया। उसने और अराबेल ने काफी समय से ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब ईदान ने अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सिस्टम से मिलने वाले कार्यों को पूरा करने का फैसला किया, और खाना बनाना उस दिशा में पहला कदम था। उसके पास तरह तरह के औजार, मसाले और सामग्रियां थीं, जिनमें से ज्यादातर अभी तक उनकी दुनिया में मौजूद नहीं थी।
इसलिए ईदान द्वारा तैयार किया गया खाना खास कहा जा सकता था। उन्होंने नाश्ते के लिए बहुत भारी भोजन नहीं चुना और उनका खाना पकाने का स्तर, जो दूसरे स्तर तक पहुंच गया था, पहले से ही अपनी पूर्व दुनिया के लगभग सभी स्वादों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। थोड़ी देर बाद जब ईदान अपना नाश्ता खत्म कर रहा था तो एराबेल कोको को गले लगाते हुए तंबू से बाहर आई। ईदान ने तुरंत देखा कि कोको कुछ चबा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि शायद वो कैंडी होगी जो एराबेल ने माफी मांगने के लिए उसे दी थी। नाश्ता लगभग तैयार है, ईदान ने उससे मिलते हुए कहा। ठीक है, एराबेल ने कोको को पकड़े हुए कहा। वो खुद को साफ करने के लिए पास की एक छोटी नदी पर चली गई। जब वो वापस लौटी तो वो दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। ईदान के हाथ का खाना चखते हुए एराबेल मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके पास खाना पकाने का एक दूसरा स्तर भी था, लेकिन अपने साथी के हाथों के व्यंजनों का आनंद लेना अपने हाथों के व्यंजनों का आनंद लेने से कहीं ज्यादा आनंददायक था। ईदान को ये देखकर खुशी हुई कि एराबेल ने उसके पाक कला संबंधी प्रयासों की सराहना की। डैन, मैंने अपनी स्थिति जांची और पाया कि एक नई अतिरिक्त विशेषता पागलपन की ऊर्जा के प्रकट होने के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दिया है, केवल संख्याएं बदल गई हैं। एराबेल ने अपनी खबर साझा करने का फैसला किया। ऐसा ही होता है। ईदान को पहले से ही कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसकी स्थिति में भी कुछ ऐसे ही बदलाव हुए, लेकिन फर्क रक्त रेखा के काम में था। वो अपनी पहली रक्त रेखा पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा। बेले, अगर ये राज की बात नहीं है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि स्नेह का प्रतिशत क्या है? ईदान ने पूछा। न जाने क्यों वो जानना चाहता था कि दोनों में से किसका ये सूचक ज्यादा है, उसका या एराबेल का। वैसे मेरा तो 67% दिखाता है। ईदान का प्रश्न सुनकर एराबेल स्तब्ध रह गई और जब उसने ईदान का स्कोर सुना तो उसे होश आया। 67? 75 तक पहुंचने में सिर्फ 8% ही बचे हैं। एराबेल ने सिस्टम से मिले कार्यों की श्रृंखला को याद करते हुए आश्चर्य से कहा। एक कार्य में एक दूसरे के प्रति 75% स्नेह प्राप्त करने के बाद माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। अपने माता पिता को जानने के कारण एराबेल समझ गई कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आसान नहीं होगा और वो नहीं जानती थी कि इससे कैसे निपटना है। दरअसल वो अपने परिवार के पास बिल्कुल भी लौटना नहीं चाहती थी और वो ईदान के साथ ही रहना चाहती थी। ये पिछले 2.5 महीने उसके जीवन के सबसे रोमांचक और गहन अनुभव रहे हैं। ईदान और सिस्टम का आना उसके लिए ताज़ी हवा के झोंके के जैसा था और एराबेल इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पास 65 हैं, उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। जब ईदान को पता चला कि एराबेल के अंक उसके मुकाबले थोड़े कम हैं, तो वो बस मुस्कुरा दिया, अपनी हैरानी जाहिर ना करते हुए। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि एराबेल के अंक उससे ज्यादा होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। थोड़ा आराम करने के बाद हम उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे, ईदान ने अपनी भविष्य की योजना की घोषणा की। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप अपना समय लें और अपनी गति से आगे बढ़ें। उन दोनों को ठीक होने के लिए समय चाहिए था और अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि यदि वे पूरी यात्रा में नेड को परिवहन के रूप में उपयोग करेंगे तो उनकी यात्रा में कितना समय लगेगा। रास्ते में कुछ कपड़े ले लेना अच्छा रहेगा क्योंकि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, एराबेल ने सुझाव दिया। जहां तक उसे मालूम था, आपदा के बाद भी उत्तर अपरिवर्तित रहा, एक क्षेत्र जहां ठंड का बोलबाला था। एराबेल के लिए उसके आइस वॉल्किरी वंश परंपरा के कारण ये उसका अपना स्थान था और उसे वहां घर जैसा महसूस होता। उसे कपड़ों की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अपनी वंश परंपरा को उजागर नहीं करना चाहती थी और ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, तो उन्हें उपयुक्त कपड़े ढूंढने पड़े जो ज्यादा ध्यान ना आकर्षित करें। उनके पास गोदाम में बस दूसरी दुनिया के कपड़े थे, जिनमें ठंडी जगहों के लिए डिजाइन की गई चीजें भी शामिल थीं। लेकिन जैसा कि वो समझते थे, ये कपड़े बहुत ज्यादा आकर्षक और ध्यान खींचने वाले होंगे। वंश के कारण ईदान को गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं थी, वो खुद आग थी जो उसे गर्माहट देती थी। हालांकि ईदान को शक था कि अगर नॉर्थ में आसपास कोई अग्नि स्रोत ना हो तो कड़ाके की ठंड में अल्फा फायर के रूप में उसकी बुनियादी विशेषताएं कम हो जाएंगी। बाय द वे डैन, क्या आपने तय कर लिया है कि आप आगे किस वंश की खोज करने जा रहे हैं? एराबेल ने पूछा। आपके पास एक ड्रैगन ब्लड लाइन पोशन है जिसे आप बाद के रैंक्स में ले सकते हैं, जब पोशन और स्लॉट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, और मेरे पास एक वैम्पायर पोशन है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ड्रैगन ब्लड लाइन खोल दूं। ईदान ने अपनी पसंद बताई। एक ड्रैगन? क्यों नहीं, फिर मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और जब मैं अपने वॉल्किरीज अंश पर नियंत्रण कर लूंगी तो मैं वैम्पायर वंश पर भी कब्जा कर लूंगी। एराबेल ने अपना दूसरा वंश भी तय कर लिया।
ईदान कल्पना करने लगा कि एरेबेल एक पिशाच के रूप में कैसी दिखेगी, और एरेबेल ने भी ईदान को एक घमंडी अजगर के रूप में कल्पना करने की कोशिश की। इन विचारों के कारण एरेबेल को फिर से दुष्प्रभाव का दौरा पड़ा। कोको, इधर आओ। एरेबेल ने लोमड़ी के बच्चे को बुलाया, जो उस समय पास ही लेटा हुआ था और अपने मालिक द्वारा उसके लिए तैयार किए गए नाश्ते का अपना हिस्सा खा चुका था। ईदान ने सिर हिलाया, सारी प्लेटें इकट्ठी की और उन्हें भी उनके भंडार में जमा हुए दूसरे बर्तनों के साथ नदी में धोने का फैसला किया। हालांकि वो एरेबेल से उसके जल जादू का उपयोग करके मदद मांग सकती थी, लेकिन ईदान ने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए खुद ही ये काम करना पसंद किया। ईदान को जाते देख एरेबेल ने कोको को धीरे से गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी स्थिति को फिर से पाया और उसे देखा। स्थिति: नाम एरेबेल मॉर्गन, लिंग महिला, आयु 18 वर्ष, जाति मानव, साथी ईदान फीन, स्नेह प्रतिशत ... साधना पथ सिस्टम होस्ट, सिस्टम सर्वोच्च पत्नी सिस्टम, सर्वोच्च पति सिस्टम के साथ समन्वित, सिस्टम की दुर्लभता महाकाव्य प्लस, विशिष्ट पहचान 1, शीर्षक सर्वोच्च, आंशिक रूप से सीलबंद, अनुपस्थित, आवश्यक योग्यताएं नहीं, विशिष्ट पहचान 2, युग्मित सिस्टम, आंकड़ों का आदान प्रदान, वर्तमान में 50%, बदलाव, मुख्य आंकड़े, स्तर 25 बंद हो चुका है, शक्ति 267, सहनशीलता 241, निपुणता 272, इंटेलिजेंस 243, मन 292, अतिरिक्त आंकड़े, पागलपन की ऊर्जा 323, क्षमताएं, मानसिक संबंध ईदानफीन, भोजन बनाने का स्तर 2, कटाई का स्तर 2, पहचान की आंख बुनियादी स्तर, सम्मन, अवतार, व्यापार 1428 एसपी, रक्त रेखा मानव, मुख्य सिल्वर रैंक, दूसरा स्लॉट बंद, रसायन ज्ञान, रक्तसार अमृत, पशु वशीकरण 1 स्तर, परफेक्ट डॉपलगैंगर 2 स्तर, अनुपस्थित। एरेबेल का ध्यान ईदान के प्रति उसके स्नेह आंकड़े की ओर गया। उसे ईदान से झूठ बोलना पड़ा कि यह आंकड़ा 65% है, लेकिन वास्तव में ये आंकड़े स्पष्ट नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। सिस्टम, इसका क्या मतलब है? एरेबेल ने अपनी स्थिति से नजरें नहीं हटाईं। होस्ट साइड इफेक्ट के कारण आपकी भावनाएं और संवेदनाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं और सिस्टम के लिए आपकी सच्ची भावनाओं का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब तक ये प्रभाव गायब नहीं हो जाता, तब तक स्नेह संकेतक त्रुटि दिखाता रहेगा। तो ये सब किसी दुष्प्रभाव की वजह से है, एरेबेल बुदबुदाई। वो खुद अपने सच्चे स्नेह को जानना चाहती थी और उसकी तुलना ईदान के स्नेह से करना चाहती थी, लेकिन लगता है जब तक दुष्प्रभाव दूर नहीं हो जाता ये संभव नहीं है, और इसके बिना वो शायद ही पहले चेन असाइनमेंट की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। एरेबेल ने आह भरी और ईदान से झूठ बोलने पर पछताने लगी। उसे समझ आ गया कि उसका धोखा उनके रिश्ते और एक दूसरे पर भरोसे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। पहली बार जब एरेबेल ने ये देखा तो वो डर गई और त्रुटि को छिपाने का फैसला किया। एरेबेल को एहसास हुआ कि वो कितनी मूर्ख थी कि उसने पहले स्थिति को नहीं समझा। एरेबेल को ईदान पर भरोसा था, लेकिन कल की घटना के बाद उसे खुद पर और अपने कार्यों पर संदेह होने लगा। खुद को संभालते हुए एरेबेल ने ये स्वीकार करने का निर्णय लिया कि उसने स्नेह स्कोर के बारे में झूठ बोला था ताकि भविष्य में संभावित समस्याओं से बचा जा सके। जल्दी से सब कुछ निपटाकर ईदान बहती नदी के दृश्य का आनंद लेने और थोड़ा सोचने के लिए बैठ गया। हाल ही में वे अपने पास बचे सिस्टम पॉइंट्स की संख्या को लेकर चिंतित थे, जो लगभग 1500 थे। अपना स्टेटस खोलने के बाद ईदान ने एक नए ब्लड लाइन के लिए एक नया स्लॉट खोलने की लागत की जांच की। पता चला कि दूसरा स्लॉट खोलने में 500 सिस्टम पॉइंट्स लगते हैं और लेवल अप करने के बाद ब्लड लाइन पोषण की लागत 150 से बढ़कर 300 सिस्टम पॉइंट्स हो जाती है। इस प्रकार ईदान को एक नई वंशावली अनलॉक करने के लिए 800 सिस्टम पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, और अगर एरेबेल को भी शामिल कर लिया जाए तो 800 अतिरिक्त पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर ये पहले से ही 1600 सिस्टम पॉइंट्स हैं जो अब उनके पास नहीं हैं। उनके भंडार में प्लैटिनम श्रेणी के जानवरों की कई लाशें और गोल्ड श्रेणी के जानवरों की दर्जन लाशें थीं। प्लैटिनम श्रेणी के जानवरों के शवों के लिए सिस्टम 50 से 100 सिस्टम अंक प्रदान करता था और गोल्ड श्रेणी के जानवरों के लिए 10 से 50 तक। उनके पास सैकड़ों सिस्टम पॉइंट्स की कमी थी और इन लाशों को बेचकर उनकी भरपाई की जा सकती थी। हालांकि उनकी संख्या सीमित थी और जैसे ही वे उन्हें लागू करेंगे वे खत्म हो जाएंगे।
जब तक कि वे नए जानवरों, खासकर प्लैटिनम या डायमंड ग्रेड के का शिकार करने के लिए जुनूनिया या लिम्बो वापस न लौट जाएं। अपनी वर्तमान गोल्ड रैंक के साथ एक अद्वितीय क्षमता का उपयोग करके वे दोनों कुछ प्लैटिनम रैंक के जानवरों को संभाल सकते थे, लेकिन ये जोखिम भरा और खतरनाक होगा। उनके लिए बेहतर होगा कि वे लिम्बो लौट जाएं और सहायता मुझाकर थोड़ा शिकार करें। हालांकि इसमें एक समस्या थी, समय का अंतर। काश हम सही क्षण को पहचानकर उसका लाभ उठा पाते, ईदान ने जोर से सोचा। होस्ट, एंकर की बदौलत सिस्टम आपकी दुनिया और लिम्बो के बीच समय का अंतर बता सकता है। सिस्टम ने पहले ही पता लगा लिया है कि लिम्बो में समय असमान रूप से बहता है। ये समय समय पर तेज और धीमा होता रहता है और लिम्बो में इन परिवर्तनों के बीच का अंतराल ठीक 7 दिन का है। सीधे शब्दों में, हर बार जब एक तथाकथित रीसेट होता है तो समय की गति बदल जाती है। होस्ट, आप इस त्वरित समयावधि का लाभ उठाकर अपनी योजना को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या ये तो सच है? ईदान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। अगर ये सच में ऐसा है तो ये तो कमाल की बात होगी। हाँ मेज़बान, ये सच है। पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद ईदान को एक पल के लिए प्रेरणा का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर सच में ऐसा है तो लिम्बो में बिताए 2.5 महीनों में ईदान और अरबेल समय के साथ कई परिवर्तनों से गुजरे होंगे। क्या हमारा भाग्य इतना बुरा था कि लिम्बो में रहने के दौरान हम पूरे समय अंतराल में ही रहे? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं मेज़बान। भाग्य की इच्छा से या संयोग से लिम्बो में बिताए आपके लगभग सभी 11 हफ्तों में आप ऐसे दौर से गुजरे जब वहाँ समय धीरे धीरे बह रहा था। इस वजह से 2.5 महीने 1 साल 9 महीने में बदल गए। जब ईदान ने सिस्टम से पुष्टिकरण सुना तो वो उदास होकर मुस्कुराया। हालांकि लिम्बो में शिकार करने का विचार आकर्षक था, फिर भी समस्या समय के अंतर की थी। उन्हें रीसेट के बाद लिम्बो में त्वरित समयावधि शुरू होने का इंतजार करना था, लेकिन ये कब होगा ये अज्ञात था और बस बैठकर इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। वैसे सिस्टम, चूंकि आपने लिम्बो का जिक्र किया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरी दुनिया में जाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? ईदान अपनी दुनिया में लौटने के बाद इसके बारे में पूछना पूरी तरह भूल गया। आपकी दर्श से बीतने के बाद अगला संक्रमण केवल 1 पृथ्वी दिवस के बाद ही संभव है। तो हम किसी भी समय लिम्बो या जुनूनिया लौट सकते हैं? ईदान ने पूछा। उनके पास 2 एंकर थे, एक जो उन्होंने लिम्बो में छोड़ दिया था और दूसरा निमो था। जवाब है हाँ। शिकार की योजना जुनूनिया में भी लागू की जा सकती थी, क्योंकि वहाँ प्लैटिनम श्रेणी से भी ऊपर के जानवर थे। हालांकि ये बहुत जोखिम भरा था, खासकर ये देखते हुए कि उस जोड़े को अभी तक जुनूनिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। तुम किस बारे में सोच रही हो? एरेबेल ने पूछा जब वो कोको के साथ ईदान के पास आकर बैठ गई। बहुत सारी बातें, सिस्टम पॉइंट्स के बारे में जो हमारे पास खत्म हो रहे हैं, दूसरी दुनिया में जाने के बारे में, लिम्बो के बारे में और भी बहुत कुछ। सिस्टम पॉइंट्स की बात करें तो इसने मुझे लुसिंडा ब्लड एसेंस की याद दिलाई जो सियरा ने मेरे लिए मंगवाया था। मैंने कीमत जांची तो पता चला कि दोनों शीशियों में से प्रत्येक की कीमत प्रति बिक्री 500 सिस्टम पॉइंट्स है। एरेबेल को याद आया कि उसने ये जानकारी अभी तक ईदान के साथ साझा नहीं की थी। ऐसा ही है, खैर इन्हें अभी अपने पास रखो, जब तुम्हारे वंश क्रम में सुधार का समय आएगा तब तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। केवल 2 शीशियाँ थी और एल्केमी फंक्शन में औषधि के सफल निर्माण की संभावना केवल 50% थी। कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि पहली बार में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए ईदान ने बेचने का फैसला नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है निमो कैसा है? उसे जुनूनिया गए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि अब उसे इसकी आदत पड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि वहां पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। ईदान भी ये जानने को उत्सुक था कि उनका चैंपियन निमो क्या कर रहा है। सिस्टम, क्या तुम उस पर नजर रख सकते हो? वो हमारा चैंपियन है और उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है? एरेबेल ने पूछा। उसे याद आया कि कैसे निमो उनका चैंपियन बना और उसे ये दर्जा मिला। वो सोच रही थी कि क्या सिस्टम उस पर नजर रख सकता है। मेज़बान, सिस्टम में चैंपियन पर लगातार 24 घंटे नज़र रखने की क्षमता नहीं है। हालांकि चैंपियन के पास इस सिस्टम का एक स्वतंत्र, सरलीकृत वर्जन है जो समय समय पर उसकी उपलब्धियों पर रिपोर्ट भेजता है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार आपके चैंपियन के साथ सब कुछ ठीक है। उसका खून चूसने वाले एक अजीब जीव के प्रकट होने के अलावा उसके साथ कोई नई घटना नहीं घटी। हाँ, एक अजीब खून चूसने वाला? क्या ये कोई पिशाच है? अरबेल और ईदान निमो के बारे में ये खबर सुनकर हैरान रह गए। कुछ सिस्टम ने जवाब दिया। ईदान और अरबेल ने एक दूसरे को देखा और ये समझने की कोशिश की कि सिस्टम उन शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहता था।
जुनूनिया में महरी के महाद्वीप पर कई शहरों में से एक में एक सराय में एक कमरे में काले बालों वाला एक युवक बिस्तर पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुखौटा था और उसका दाहिना हाथ गायब था। ये युवक निमो था, जो 2 दिन पहले ही जुनूनिया पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। हालांकि वो इस समय स्तब्ध सा बैठा अपने सामने 2 धड़कते हुए छोटे छोटे कोकोनों को घूर रहा था। निमो सदमे में था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो बस उस तथाकथित सिस्टम को डांट सकता था जो उसे ईदान और अरबेल का चैंपियन बनने के बाद मिला था। आखिरकार यही सिस्टम था जिसकी वजह से ये दोनों कोकून उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से एक कोकून डरावना और रक्तताल था, जबकि दूसरा अधिक शांत था, जिसमें लाल नसें और बैंगनी रंग था। कमरे में निमो के अलावा एक छोटी बिल्ली के रूप में किटी भी थी। उसने दोनों कोकूनों को दिलचस्पी से सूंघा और खून के जैसे लाल रंग ने उसे बेचैन कर दिया। हालांकि उसे दूसरे कोकून के पास होने का एहसास हुआ, इसलिए वो उसके पास ही रही। निमो ने ठंडी आह भरी। उसकी सभी योजनाओं की समीक्षा करनी होगी। इस व्यवस्था के हिसाब से ये सब पूरा होने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। जबकि ईदान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह का जोंक उनके चैंपियन से चिपका हुआ था, अरैबल ने अंततः अपनी ताकत वापस पा ली और कबूल करने का फैसला किया। डैन, मुझे माफ़ करना, उसने धीरे से कहा। इन शब्दों ने फौरन ईदान का ध्यान खींचा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अरैबल माफ़ी क्यों मांग रही है। उसका मन हाल की घटनाओं पर तेजी से विचार करने लगा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अरैबल ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे अफसोस हो रहा है। ईदान जानता था कि उसकी सारी हरकतें पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव के कारण थी, इसलिए उसके पास नाराज होने या उस पर किसी भी अनुचित आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था। विपरीत, वो उसे समझता था और उसे जल्द से जल्द इस भयानक बीमारी से छुटकारा दिलाने में मदद करना चाहता था। मैंने स्नेह सूचकांक के बारे में झूठ बोला था, अरैबल ने पानी की सतह को देखते हुए और कोको को धीरे से गले लगाते हुए कहा। कोको बारी बारी से ईदान की ओर देखती और फिर अपनी मालकिन की ओर देखती। ओह! ईदान को ये समझने में एक पल लगा कि अरैबल ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी थी। पूरा वाक्य सुनने के बाद ही उसे समझ आया कि क्या कहा जा रहा है। तो फिर आपका सूचकांक क्या है? ईदान तुरंत उत्सुक हो गया और ये अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा कि अरैबल का सूचकांक क्या था। अरैबल ईदान की प्रतिक्रिया से हैरान थी। उसे सीधे बताने के बजाय उसने उसे अपनी स्थिति दिखाने का फैसला किया। चूंकि दोनों का सिस्टम एक ही था, लेकिन एक दूसरे की निजी जगह का सम्मान करते हुए, सिस्टम दोनों पक्षों की सहमति के बिना एक दूसरे की स्थिति नहीं दिखाता था। ईदान उत्साहित था और अरैबल की सहमति के बाद उसकी स्थिति उसकी आंखों के सामने आ गई। अरैबल की स्थिति भी उससे बहुत अलग नहीं थी। पहली बात जिसने उनका ध्यान खींचा वो उसकी उम्र थी, 18 वर्ष। वो तो मुझसे भी छोटी है, ईदान ने मन ही मन नोट्स बनाते हुए सोचा। बदकिस्मती से उसे उसके जन्मदिन की सही तारीख नहीं पता थी, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जल्द ही ईदान को अंततः वो दिख गया जो वो चाहता था, और जो कुछ उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ उसे देखकर वो आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है, उसने अरैबल के अफेक्शन में गलती देखते हुए जोर से कहा। ईदान को उम्मीद थी कि उसे कई विकल्प मिलेंगे, बेहद कम से लेकर ज्यादा स्कोर तक, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैं भी हैरान रह गई थी, ईदान को विस्मय में देखते हुए अरैबल ने कहा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो ठीक वहीं देख रही है जहां वो चाहती थी, अरैबल ने अपने विचार साझा करने का फैसला किया। जब आपने मुझसे पूछा कि मेरा सूचकांक क्या है, तो मैं थोड़ा डर गई और मैंने आपको एक अनुमानित आंकड़ा बताने का निर्णय लिया, लेकिन आपके आंकड़े से कम। अरैबल ने स्वीकार किया कि उसने वास्तव में क्या किया था और जिसके लिए उसने माफ़ी मांगी थी। क्या आपको इस गलती का कारण पता चला है? ईदान ने अरैबल की स्थिति में समस्या से अपनी नज़रें हटाए बिना पूछा। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिस्टम से संपर्क किया। सिस्टम ने बताया कि ये एक दुष्प्रभाव के कारण था। उसकी वजह से मेरी सच्ची भावनाएं और इरादे अस्त व्यस्त हो गए हैं और सिस्टम के लिए सटीक डेटा निर्धारित करना मुश्किल हो रहा है। अरैबल ने बताया कि सिस्टम ने उसे क्या बताया था। ये ऐसा ही है, यदि आप इसे इस तरह से देखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ईदान ने सिस्टम के विश्लेषण पर भरोसा किया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से अरैबल की बाकी स्थिति की जानकारी देखी। हालांकि विशेषताओं और वंश परंपरा के मापदंडों के अंतर के अलावा उसे कुछ भी उल्लेखनीय नहीं लगा। अरैबल की स्थिति की जांच करने के बाद ईदान ने अपना हाथ हिलाया और खिड़की गायब हो गई। क्या तुम मेरा देखना चाहती हो? उसने अरैबल से पूछा।
थोड़ी देर रुकने के बाद उसने सिर हिलाया और ईदान ने सिस्टम से उसका स्टेटस दिखाने को कहा। अरेबल के सामने उसके बारे में जानकारी वाली एक स्क्रीन आ गई। ईदान की तरह उसे भी अपनी स्थिति और ईदान की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नजर नहीं आया। अब एक दूसरे की स्थिति देखने के बाद दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली। क्या तुम नाराज नहीं हो? अरेबल ने पूछा। क्योंकि तुमने झूठ बोला था? उसने पूछा और उसने सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक सूचकांक था। हालांकि जब मैंने देखा कि तुम्हारा स्तर मुझसे कम था तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा सूचकांक ज्यादा होगा, उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। मुझे तुम पर भरोसा है अरेबल, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगी और इसका फायदा नहीं उठाओगी, ईदान ने अरेबल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। अरेबल ने ईदान की आंखों में देखा और कुछ देर चुप रही। फिर उसने दृढ़ता से कहा, ये मेरे शब्द होने चाहिए। वे बस एक दूसरे को देखते हुए बैठे रहे। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम अपना सामान समेट लें और आगे बढ़े, ईदान ने पहले कहा, फिर अपनी नजरें फेरते हुए और उठने लगा। रुको डैन, नेड को बुलाओ, अरेबल ने कहा। ईदान ने तुरंत अपनी नज़र उस पर घुमा दी। फिर उसने नेड को बुलाया और नेड एक काले लोमड़ी के रूप में उसके पास प्रकट हो गया। इधर उधर देखते हुए और अपने मालिक के साथी को अपने सामने देखकर वो तुरंत भड़क गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। नेड जल्दी से मालिक के पीछे छिप गया। पिछली बार मास्टर के साथी ने उसे इतना डरा दिया था कि मास्टर के तारे के अंदर अर्धनिद्रित अवस्था में भी उसे अरेबल के क्रोध का सपना आता था। ईदान अपनी हंसी नहीं रोक सका। दूसरी तरफ अरेबल को नेड का व्यवहार देखकर अजीब लगा। आखिरकार नेड तो एक पागल परफेक्ट डुप्लीकेटर था। नेड, इधर आओ, अरेबल ने पुकारा। नेड ने तुरंत अपने मास्टर ईदान की ओर देखा, मानो उससे सलाह मांग रहा हो। जाओ, ईदान ने कहा, एक तरफ हटकर, और उसके लिए अरेबल का रास्ता खोल दिया। निर्देश पाकर नेड सिर झुकाए अरेबल की ओर चला। उसके पास पहुंचकर वो उसके सामने लेट गया, मानो माफी मांग रहा हो। अरेबल कोको को गले लगाए नेड के पास बैठ गई और उसे डराने से बचने के लिए सावधानी से उसके सिर पर हाथ रख दिया। धीरे से सहलाते हुए उसने कहा, मुझे क्षमा करो नेड, मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। नेड ने अपना थूथुना उठाया और अरेबल की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं दिखा जो उसने पहले देखा था। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। अचानक कोको अरेबल की बाहों से उछलकर नेड के सिर पर जा गिरी। खुद को संभालते हुए उसने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। कोको, नेड के सिर से उतर जाओ, वो तुम्हारा मातहत नहीं, तुम्हारा सीनियर है, ईदान ने पास आकर उसे छोटी शरारती लड़की को उतारते हुए कहा। वो समझ गया कि वो क्या करना चाहती है। हाँ, कोको ने नाराजगी से कहा जब ईदान ने उसे अरेबल को सौंप दिया। अरेबल ने उसे जाने से रोकने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया। अंततः अरेबल की क्षमा याचना के बाद नेड शांत हो गया। अपना सामान इकट्ठा करने की कुछ देर बाद समूह ने एक जोड़ा, एक छोटा लोमड़ी का बच्चा और नेड, जो वाइवर्न में बदल गया था, शामिल थे, जो मध्यम गति से आकाश में उड़कर उत्तर की ओर चले गए। अगले दिन दंपत्ति एक बड़े शहर में गए जो राजधानी की तुलना में बहुत छोटा था। जागे हुए लोगों के पहचान पत्र लेकर वे बिना किसी परेशानी के शहर में दाखिल हो गए और जल्दी जल्दी खरीदारी करने के बाद अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद ली, कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें। शाम तक वे शहर से निकल चुके थे। लिम्बो में रहने और निषेध क्षेत्र के वन्य जीवन ने जोड़े के मन पर गहरा प्रभाव डाला। दोनों में से कोई भी शहर के किसी होटल में रात बिताने के मूड में नहीं था। वे अजनबियों और शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून में रात बिताना चाहते थे। सौभाग्य से उनके विकास और अनुभव के स्तर ने उन्हें दुनिया भर में सुरक्षित यात्रा करने की अनुमति दी। आपदा के बाद निर्जन क्षेत्र बड़ा हो गया और उन्हें साथ समय बिताने में मजा आया। उन्हें लगा जैसे आखिरकार उन्हें आराम करने का समय मिल गया है और उत्तरी सीमा तक की यात्रा उन्हें बस एक सैर, एक सामान्य डेट जैसी लगने लगी। तंबू में बसने और एक दूसरे की संगति के आदी होने के बाद उन्होंने बिना किसी शर्मिंदगी या असहजता के शांति से अपनी रातें बिताईं। हालांकि कभी कभी उनके मन में कुछ और विचार भी आते थे, लेकिन दोनों उन्हें अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करते थे और सही समय का इंतजार करके अपना समय बिताना पसंद करते थे। अरेबल के दुष्प्रभाव समय समय पर महसूस किए गए और ईदान ने महसूस किया कि इस समस्या से जल्द छुटकारा पाना कितना महत्वपूर्ण है। नेड, जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, एक दो बार अरेबल के हर हाथों के नीचे आया, लेकिन समय के साथ उसने अपने आवेगों पर थोड़ा नियंत्रण करना सीख लिया और नेड गंभीर परेशानी से बचने में सक्षम रहा। अपनी यात्रा के चौथे दिन उन्होंने देखा कि हवा का तापमान काफी गिर गया था
और 5वें दिन वे बर्फ से ढकी जमीन पर पहुंच गए थे और 6ठे दिन वे बर्फीले तूफान में फंस गए थे। 7वें दिन की सुबह जब वे कैंपफायर के पास नाश्ता कर रहे थे, उन्हें सिस्टम से एक अप्रत्याशित संदेश प्राप्त हुआ। डिंग, नया पिता फंक्शन अनलॉक हो गया है। डिंग, इस सिस्टम की विशिष्टता के कारण एक नया माता फंक्शन अनलॉक हो गया है। डिंग, दोनों नए फंक्शन एक में मिल गए हैं, माता पिता। ईदान और अरेबल सिस्टम से प्राप्त अप्रत्याशित सूचना से स्तब्ध रह गए। जब ईदान ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था, तो उसने अचानक अरेबल की तरफ से तीव्र मरणासन्नता की इच्छा महसूस की, और जब उसने अपना सिर घुमाया तो डर के मारे उसका दिल लगभग उसके मुंह से बाहर आ गया। सुबह की शुरुआत एक खुशनुमा माहौल और रोमांटिक नोटों के साथ हुई जब ईदान ने स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया। हालांकि कुछ ही पलों में सिस्टम से आए एक संदेश ने सब कुछ बदल दिया और एक बुरे सपने में बदल गया। ईदान अराबेल में आए अचानक बदलाव से घबरा गया। उसे इसी बात का सबसे ज्यादा डर था। कोको भय और पागलपन की ऊर्जा के विस्फोट को नजदीक से सहन करने में असमर्थ थी। वो बेहोश हो गई और अराबेल की बाहों में निढाल हो गई। अराबेल के लंबे लाल बाल और नीली आंखें गुलाबी बैंगनी रंग में बदल गए, और जब उसने ईदान को देखा तो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। बेले, क्या तुम ठीक हो? ईदान ने मुश्किल से पूछा। हे डैन, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते? उसकी आवाज भी बदल गई और ज्यादा मोहक हो गई, लेकिन उसमें छिपे खतरे का भी संकेत था। धिक्कार है, ईदान मन ही मन चिल्लाया। सिस्टम, क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? ये कैसा मजाक है? होस्ट, ये मजाक नहीं है। सिस्टम आपको याद दिलाता है कि आपको पहले ही 2 चेतावनियां मिल चुकी हैं। तीसरी चेतावनी के बाद सिस्टम आपको सजा देगा। फिलहाल सिस्टम इस सवाल को छोड़ रहा है और सिर्फ एक रिमाइंडर तक सीमित है। ईदान अवाक रह गया। वो सिस्टम पर अपने क्रोध को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। बेले, तुम क्या जानना चाहती हो? अपने विचार एकत्रित करने के बाद उसने अराबेल से एक प्रश्न पूछकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय लिया। तुम खुद भी अच्छी तरह जानती हो। बेहोश कोको को एक हाथ से पकड़े हुए अराबेल खड़ी हो गई और उसके हाथों में एक तलवार दिखाई दी। ईदान डर के मारे पीछे हट गया और पीठ के बल गिर पड़ा। डैन, मुझे सच बताओ, वो कौन है? डैन, अराबेल ने दृढ़ और मांग भरे आवाज में अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा। बेले, मेरी बात सुनो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुमसे मिलने से पहले मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तुम लगभग सभी औरतों को जानती हो। ईदान को एहसास हुआ कि सिस्टम से मिली सूचना के कारण अराबेल उसे गलत समझ रही थी, और इससे पहले कि वो सब कुछ स्पष्ट कर पाती, अप्रत्याशित सदमे के दुष्प्रभाव ने उसकी भावनाओं पर हावी हो लिया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मुझसे झूठ मत बोलो डैन, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अराबेल किसी दुष्प्रभाव के प्रभाव में विश्वासघात महसूस करते हुए रोने लगी। बेले, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी भी कुमारी हूँ। सिस्टम से पूछो, उसे शायद ये पता होगा और वो पुष्टि करेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। धिक्कार है, ईदान मन ही मन चिल्लाया। सिस्टम, क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? ये कैसा मजाक है? होस्ट, ये मजाक नहीं है। सिस्टम आपको याद दिलाता है कि आपको पहले ही 2 चेतावनियां मिल चुकी हैं। तीसरी चेतावनी के बाद सिस्टम आपको सजा देगा। फिलहाल सिस्टम इस सवाल को छोड़ रहा है और सिर्फ एक रिमाइंडर तक सीमित है। ईदान अवाक रह गया। वह सिस्टम पर अपने क्रोध को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। बेले, तुम क्या जानना चाहती हो? अपने विचार एकत्रित करने के बाद उसने अराबेल से एक प्रश्न पूछकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय लिया। तुम खुद भी अच्छी तरह जानती हो। बेहोश कोको को एक हाथ से पकड़े हुए अराबेल खड़ी हो गई और उसके हाथों में एक तलवार दिखाई दी। ईदान डर के मारे पीछे हट गया और पीठ के बल गिर पड़ा। डैन, मुझे सच बताओ, वो कौन है? वह कौन है? डैन, अराबेल ने दृढ़ और मांग भरी आवाज में अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा। बेले, मेरी बात सुनो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुमसे मिलने से पहले मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तुम लगभग सभी औरतों को जानती हो जिन्हें मैं जानता हूँ। ईदान को एहसास हुआ कि सिस्टम से मिली सूचना के कारण अराबेल उसे गलत समझ रही थी, और इससे पहले कि वो सब कुछ स्पष्ट कर पाती, अप्रत्याशित सदमे के दुष्प्रभाव ने उसकी भावनाओं पर हावी हो लिया
और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मुझसे झूठ मत बोलो डैन, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अराबेल किसी दुष्प्रभाव के प्रभाव में विश्वासघात महसूस करते हुए रोने लगी। बेले, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी कुंवारी हूँ। सिस्टम से पूछो, उसे शायद ये पता होगा और वो पुष्टि करेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस जवाब को सुनकर अराबेल स्तब्ध रह गई। फिर कांपते होठों से उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या ये सच है? जी हाँ मेजबान, आपकी पार्टनर अभी तक 19 साल की कुमारी है। सचमुच? अराबेल ने पूछा। तुरंत विश्वास नहीं हुआ और स्पष्टीकरण देने का निर्णय लिया। जी हाँ मेजबान, आपकी पार्टनर अभी तक 19 साल की कुमारी है। हे। सच में? अराबेल का मूड तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। जी हाँ मेजबान, आपकी पार्टनर अभी तक 19 साल की कुमारी है। हे। सच में? अराबेल का मूड तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। ईदान, जो ये दृश्य देख रहा था, उसकी दाईं आंख फड़क रही थी। उसने सिस्टम को 3 बार अराबेल से यह कहते सुना कि वह अभी तक 19 साल का कुंवारा है। जब अराबेल को अंततः अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उसे विश्वास हो गया कि ईदान ने उसे धोखा नहीं दिया है और ये सब महज एक गलतफहमी थी, तो उसे राहत मिली। आराम करते समय अराबेल ने अपनी तलवार गिरा दी और अचानक कमजोरी और चक्कर महसूस करते हुए बर्फ पर गिर गई और बेहोश हो गई। बेले, ईदान दौड़कर उसके पास गया और चिल्लाया। उसने अराबेल को उठाया और उत्सुकता से उसकी हालत देखी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन तेज थी। बेहोशी में उसने अपनी बाहें खोलीं और बेचारी लड़की को सफेद बर्फ पर गिरा दिया। वो अभी भी डर से कांपते हुए कोको वाकई उसके पास जाना चाहती थी और उसके गर्म शरीर से चिपक जाना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि वो अपनी मालकिन की कितनी देखभाल करता है, वह डर गई। अभी भी डर से कांपती कोको वाकई उसके पास जाना चाहती थी और उसके गर्म शरीर से चिपक जाना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि वो अपनी मालकिन की कितनी देखभाल करता है, वह डर गई। नेड, जो शुरू से ही उनके साथ था, जैसे ही उसने मेजबान के साथी में अचानक परिवर्तन महसूस किया, वह तुरंत सुरक्षित दूरी पर चला गया। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि उसके मालिक को कुछ हो जाएगा। उसे ये भी पता था कि जरूरत पड़ने पर उसका मालिक अपनी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल करके उसे आसानी से बुला सकता है। ईदान अराबेल की स्थिति के बारे में अटकलें नहीं लगाना चाहता था, वह सिस्टम से तुरंत जवाब प्राप्त करना चाहता था। मेजबान, अचानक लगे सदमे के कारण उसके मन पर पहले से भी ज्यादा गहरा असर पड़ा। साथ ही मेजबान की शुद्ध पागलपन ऊर्जा भी सक्रिय हो गई है, जिसने उसके मन पर भारी दबाव डाला। सिस्टम से निराशाजनक जवाब सुनकर ईदान ने अराबेल को उठाया और उसे तंबू में ले गया। उसने उसके ज्यादातर सर्दियों के कपड़े उतार दिए, उसे एक मुलायम स्लीपिंग बैग पर लिटा दिया और उसकी हालत पर नजर रखने के लिए उसके बगल में बैठ गया। यात्रा के 7 दिनों के दौरान उनके शरीर पागलपन की ऊर्जा से हुए उन घावों से लगभग पूरी तरह उबर चुके थे। अब वे बिना किसी डर के इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। हालांकि सिस्टम ने उन्हें चेतावनी दी है कि अभी पागलपन की शुद्ध ऊर्जा के इस्तेमाल में ना बहें। बेहतर होगा कि आप इस ऊर्जा से अपने मौजूदा कौशल को मजबूत करने पर ध्यान दें। यद्यपि उन्होंने पागलपन की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया है, लेकिन उनके शरीर और मन को इसके प्रति पूरी तरह से अनुकूल होने तथा प्रतिरोध और प्रतिरक्षा विकसित करने में समय लगेगा। ईदान और अराबेल पागलपन की ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग न करने का निश्चय करते थे, पर किसने सोचा था कि एक दुष्प्रभाव के कारण अराबेल अनजाने में इसे सक्रिय कर देगी, जिससे खुद को नुकसान पहुंचेगा। ईदान अराबेल की हालत को लेकर बहुत चिंतित था और प्रार्थना कर रहा था कि वह ठीक हो जाए और पागलपन की ऊर्जा के प्रभाव से उसकी हालत और न बिगड़े। वह उसके बगल में बैठा उसके जागने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही कोको तंबू में दाखिल हुई। यह देखकर कि मास्टर मालकिन के बारे में कितना चिंतित था, उसने वही करने का फैसला किया जो वो सबसे अच्छा कर सकती थी। वह अराबेल के सिर के पास लेट गई, उसे परेशान ना करते हुए, लेकिन साथ ही उसे धीरे से छूती रही ताकि उसकी अनोखी क्षमता मालकिन को आराम दे सके। नेड अपने चिर परिचित काले लोमड़ी के रूप में कोको के पीछे तंबू में गया और ईदान के बगल में लेट गया। बीच बीच में वह अपने मालिक की तरफ फिर मालिक के साथी की तरफ देखता। अराबेल को शाम तक होश नहीं आया और उसके जल्दी जागने के भी कोई संकेत नहीं थे। ईदान भी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने अराबेल और कोको को तंबू में छोड़ दिया और खुद नेड के साथ बाहर निकल गया। वहाँ उसने अलाव जलाया और खुद के लिए और दोनों बच्चों के लिए खाना बनाया। रात में ईदान अराबेल के बगल में लेट गया और नेड और कोको भी उसके पास आ गए। उसने अराबेल को सोते हुए देखा और उसे पता ही नहीं चला कि वह खुद कैसे सो गया। सुबह ईदान जल्दी उठ गया। अराबेल अभी
अभी भी बेहोश थी। कुछ देर और लेटे रहने के बाद ईदान उठा, तंबू से बाहर निकला और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगा। ईदान को यकीन नहीं था कि कोको और नेड को खाने की जरूरत है भी या नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते नेड और कोको ने हर बार उनके साथ खाना खाया था और ईदान और अराबेल दोनों ही उनके साथ रहकर खुश थे। तब से ईदान ने सिर्फ अपने और अराबेल के लिए नहीं बल्कि इन दोनों के लिए भी खाना बनाना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय अराबेल में